मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चौथा यूनिट, इसमें मैग्नेटिक्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिज्म पे पहला लेक्चर है। तो इस पे हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो मैग्नेट या एक करंट कैरिंग कंडक्टर से, जो एक तार जो धारा को प्रवाहित, जिसमें धारा, उसके अक्रॉस भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसमें हम ये जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक नीडल किसी में एक क्षेत्र में अगर टॉर्क या मैग्नेट टॉर्क या रेस्ट में डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन को उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, एक्सपीरियंस को एक फोर्स पे उस पर एक्सपीरियंस होता है और उसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। अगर तो इसको, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद एक आता है कि अगर कोई माना कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो, जिसमें चार्ज क्यू है, जो वेलोसिटी v में एक मैग्नेटिक फील्ड v के अंदर मूव करता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एक फोर्स वो उत्पन्न करता है और वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और एक परीक्षण शायद किसी वेग गति से करता हुआ विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है, तो की अनुपस्थिति में डिफ्लेक्टिंग फोर्स का अनुभव करता है। तो ये कहा जाता है कि उस प्रयोग में उसके कारण उस पर एक बल उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गतिमान चार्ज पर लगा बल उसके वेग से निम्न संबंध से स्थापित होता है, वो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसका जो डायरेक्शन है, जो हम ये कहते हैं कि जिसका जो फी का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन वेलोसिटी की दिशा और डायरेक्शन ऑफ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ये कहते हैं कि ये जिसकी जो एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय द लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। हम ये मान सकते हैं कि अगर हम इसको सदिश का चिन्ह हटाएं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि v की दिशा b तथा v के तल के लंबवत होती है। यदि जहाँ ये अपन ये देख सकते हो कि ये इसमें हम ये फील्ड में बनाया हुआ है, यदि प्रेक्षण आवेश वेग के लंबवत होता है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो अधिकतम चुंबकीय बल का अनुभव करता है। वो अधिकतम चुंबकीय बल क्यू वी बी साइन थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू वी बी होगा। अगर हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा राइट एंगल्स पे है, तो हम ये कहते हैं कि यानी राइट एंगल्स पे है। अगर थीटा का मान 0 है या 180 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, या विपरीत हो तो एफ का मान साइन थीटा का 0 में पुट करने के बाद एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी चार्ज पार्टिकल जो पैरेलल मूव करता है, को उस पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता। अगर चार्ज पार्टिकल, हम एक ऐसा चार्ज पार्टिकल लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में गति करता है, तो उन दोनों के कारण भी चार्ज पर बल लगता है। तो पहले मैं निकाल सकता हूँ कि जो विद्युत बल लगेगा उन चार्ज पार्टिकल, वो एफ ई इज इक्वल टू की यू हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक बल लगेगा वो हो जाएगा एफ ई क्यू वी क्रॉस बी। तो टोटल फोर्स जो उस पर लग रहा है वो इन दोनों का योग होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लॉरेंट्ज बल कहते हैं। लॉरेंट्ज बल का मतलब हुआ कि वो बल
जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के मिलकर लगता है उसको हम लॉरेंस बल कहते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति करता है तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो इस दोनों के विद्युत बल एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे और जो जो चार्ज पार्टिकल है वो बिना द्रवित हुए उस निकल जाएगा। इस सिचुएशन में मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो या E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। इन मैग्नीट्यूड अगर परिणाम स्वरूप हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या बी का मान मैं लिख दूंगा V इज इक्वल टू ई अपॉन वी। तो जो चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है और उसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद बॉयड स्टीवर्ट ने एक नियम निकाला था कि ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एक मैग्नेटिक फील्ड उसके ग्राउंड पर सकता है। फ्रेंच साइंटिस्ट बॉयड और स्टीवर्ट ने 1820 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये पाया कि वेरियस करंट जो और एक लॉ को बनाया जिसको उसने बॉयड स्टीवर्ट का लॉ किया। सब हम एक कंसिडर करते हैं कि सपोज एक आर्बिट्रेरी चार्ज करंट है जिसमें हमने करंट आई भी है और एक पोजीशन P पर वैक्यूम दबाना चाहते हैं। हम सपोज छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं तार में, लंबे तार का एक छोटा सा एलिमेंट में और पॉइंट P पर उसका बल निकालना चाहते हैं। तो बॉयड स्टीवर्ट के नियम के अनुसार कि जो बल पॉइंट P पर लग रहा है जो इस एलिमेंट R के से लग रहा है और उससे पॉइंट P दूरी पर एक पॉइंट है तो उसका बल लगेगा जो उसके बल विद्युत चुंबकीय बल उसकी धारा के समानांतर होगा, समानुपाती होगा। उसकी लेंथ एलिमेंट जितना लंबाई है उसके समानुपाती होगा और उसके 1/r² के समानुपाती होगा। ये हम कह सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी 1/r²। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करो तो मैं लिख सकता हूँ DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। या मैं लिख सकता हूँ और DB इज इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मेरे को हटाना है तो मैं लिख दूंगा म्यू अपॉन पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर म्यू अपॉन 4 पाई एक डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भिन्न भिन्न पाव पर निर्भर करती है कि उसके माध्यम के जो उसके माध्यम पे है कितनी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यू को हम परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम कहते हैं और इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि वैक्यूम और एयर तो अगर वैक्यूम और एयर के अलावा है तो मैं म्यू को μ0 से रिप्लेस करूँगा तो बॉयड स्टीवर्ट लॉ को मैं लिख सकता हूँ DB इज इक्वल टू μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये μ0 को हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और इसका वैल्यू SI सिस्टम में μ0 इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻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 ⁻
7 म्यू अपन 4 पाई हो जाएगा 10⁵ वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम न्यूटन मीटर में भी फिट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जिस प्लेन में करंट है उसके लंबवत होगा और लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट के होगा। तो हम ये लिख सकते हैं म्यू बी इज इक्वल टू आई एल इन क्रॉस आर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेरे को सारे पे निकालना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा और ये डेल्टा
भी हो जाएगा और डायरेक्शन भी हमेशा उसके करंट और आई के प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद मैक्सवेल ने एक राइट हैंड रूल दिया था जिससे हम उसकी डायरेक्शन लेते हैं। उसने कहा कि अगर स्क्रू ड्राइवर को एक राइट हैंड से रोटेट करें तो इस तरह मुमकिन है कि जो स्क्रू का जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थंब विल बी डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे हमने स्क्रू को मूव किया, ये आपको इस फिगर में दिख जाएगा कि राइट हैंड स्क्रू रूल किस प्रकार से काम में लिया जाता है। मैग्नेटिक इस फील्ड की डेफिनेशन के बाद हम इसके अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बल के निकालेंगे और इनके हम अलग अलग प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।